हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है लॉज ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में सीखा था कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम इनपुट का यूज करके क्या बनाते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, फिनिश गुड्स। उसमें हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमारे पास वुड्स है, अगर हमारे पास लकड़ियां हैं तो लकड़ियों से हम क्या बना सकते हैं, अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन की, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन। अब देखो, फंक्शन का मतलब जहां पर भी फंक्शन आ जाए, इसमें कोई फंक्शन वो वाला फंक्शन नहीं है जो आप समझ रहे हो। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, किसमें रिलेशनशिप बताना है इसमें। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताना है, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। यानी कि कोई भी जो आप सामान बना रहे हो उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी कि कितने इनपुट का यूज करके आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, आपको इसके अंदर ये बताना है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में ये होता है। अब देखो कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए, ठीक है, आज आ गया आपके पास कोई ऑर्डर कि आपको ना 2 दिनों के अंदर आपको ना काफी सारी एक बुक्स का ऑर्डर मिला है, या फिर आप कह दो कोई मिठाई बनाने का आपको ऑर्डर मिला है। सिंपल सा हम ऑर्डर लेते हैं कि आपको काफी सारी मिठाइयां बनानी है और आपको मतलब 1 दिन दिया है उन्होंने, और 1 दिन में ही आपको सारी की सारी मिठाइयां तैयार करके जो है देनी है। ठीक है, अभी आपके पास वर्कर भी इतने नहीं है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए आपको ऑर्डर मिला है कि तो आपको सुबह ऑर्डर मिला, आपको शाम तक कंप्लीट करना है, और बहुत बड़ा ऑर्डर है। अभी आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं किस तरीके से अपना ऑर्डर कंप्लीट करूं। अब आपके पास ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब आप किस किस में चेंज कर सकते हो। 1 दिन में आप अपनी खुद की लैंड नहीं खरीद सकते, 1 दिन में अगर आप रेंट पे लेने के लिए भी जाओ 1 दिन तो ढूंढने के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो आप लैंड में तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो जिस चीज में आप चेंज नहीं कर सकते वो तो क्या होते हैं, आपके फिक्स फैक्टर होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसको तो फिक्स कहते हैं, जिसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। तो इसमें लैंड में तो चेंज होने से रहा, ठीक है, और तो हम चेंज किस में कर सकते हैं कि चलो हम ले आएंगे, लेबर ले आएंगे, चलो एक आधा कहीं से ले आएंगे, और एक्स्ट्रा लेबर तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको बड़ा ऑर्डर मिला है। एक्स्ट्रा लेबर लगाने के साथ साथ आपको इतनी सारी मिठाइयां बनाने का ऑर्डर मिला है, तो आपको पैसे तो चाहिए, चलो एडवांस भी आप उनसे ले लोगे तो आपका वो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप इसके अंदर एक आधे फैक्टर में ही चेंज कर सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अब इसमें क्या है, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल रहता है, बाकी तो सारे फिक्स्ड ही रहते हैं इसके अंदर। तो जब आप शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, ठीक है, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड है, आप लंबे टाइम पीरियड में आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो आप चाहे लैंड का भी जुगाड़ कर लोगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेबर भी आप ले आओगे, कैपिटल का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो सारे के सारे फैक्टर जो है उसके अंदर वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में आप क्या बढ़ा देते हो, सारे के सारे फैक्टर्स बढ़ा देते हो, और उसकी वजह से आपका आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न्स टू अ स्केल में आता है। तो अभी हम इसी वीडियो सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ये वाला लॉ जो है वो आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है, एज इफ वी इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ ओनली 1 इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, कि अगर हम सिर्फ एक इनपुट में चेंज करते हैं बाकी सारे फिक्स्ड रखते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेंज करते हैं, बाकी सारे क्या है, हमारे फैक्टर सारे वेरिएबल हैं। तो टीपी जो है, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, पहले तो क्या बढ़ेगा, बिल्कुल स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो टीपी पहले तो बिल्कुल स्पीड में बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास फैक्टर है, इसमें क्या कहा है कि आपके पास फैक्टर तो है, आपने कितने फैक्टर में चेंज किया, सिर्फ एक फैक्टर में चेंज किया है, बाकी सारे आपने क्या रखे हैं, आपने बाकी सारे फिक्स्ड रखे हैं। अब लैंड देखो, लैंड क्या है, अब शॉर्ट टाइम पीरियड में लैंड आपकी फिक्स्ड है। ठीक है, आपने 1 1 1 सारे उसमें लैंड रखी है। लेबर, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, आपने इसमें चेंज किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्शन, अब देखो कि आपके पास क्या थी, जमीन थी। सबसे पहले केस में क्या होता है, इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं। पहले केस में ना आपके पास जमीन तो थी, लेकिन जमीन
होने के बाद आपके पास लेबर इतने नहीं थे कि वो उस पर काम कर सके। आपने चलो लेबर ले आए, लेबर लेके आने के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब देखो फर्स्ट केस में क्या है कि जब लेबर 1 थी तो प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, वो 2। अब देखो जब लेबर आपने 1 से बढ़ा के 2 कर दी ना, यहाँ पे एक और लेबर ले आए तो उन्होंने प्रोडक्शन भी मतलब ज्यादा रेट से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देखो डबल से भी 1 यूनिट फालतू बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो 2 जब आपने लेबर लगाए तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना बना, आपका 5। जब आपने 3 लेबर्स लगाए, यानी कि पहले 2 थे, अब कितने हो गए, वो 3, यानी कि आप एक और लेबर लेके आए, तो 3 जब लेके आए तो प्रोडक्शन फिर से बढ़ा, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है लैंड का पूरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है यहाँ तक तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब उसके बाद देखो, अब जब आप 4 लेबर लेके आए, यानी कि 3 से आपने लेबर 4 कर दी, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, यहाँ पे 11 तो हो गया 9 से, लेकिन देखो यहाँ तो 2 से 5 हुआ, 5 से फिर 9 हुआ, यहाँ से सिर्फ 9 से 11 ही हुआ, यहाँ तो सिर्फ 2 यूनिट्स बढ़ी है, ज्यादा तो बढ़ी ही नहीं। अब आपका टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले क्या पढ़ा था कि टीपी पहले बढ़ेगा तो पहले इंक्रीजिंग रेट से, अब ये बढ़ रहा है, अब ये आगे बढ़ तो रहा है लेकिन कितनी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। अब जब लेबर 4 से 5 हुई तो प्रोडक्शन सिर्फ कितने यूनिट का बढ़ा, सिर्फ 12। 11 से कितना हुआ, 12, तो ये भी डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, घटती दर से। आगे क्या कर दिया आपने, 6 लेबर कर दी, तो देखो अब ये तो आपने फालतू में लगा रखे हैं, यहां तक तो जो है 5 पॉइंट तक तो आपका लैंड का बिल्कुल इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो गया है। अब आगे जितने भी लेबर लगाओगे वो सारे वेस्ट ही है, प्रोडक्शन तो उन्होंने जितना करना था कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने लेबर 5 करी तो आपका प्रोडक्शन कितना था, 12, 6 करी तब भी 12 ही है। अब जब एक और फालतू में लगाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 11। अब आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये कैसे निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले 2 का 2 आएगा, अब आगे 5 में से 2 को माइनस कर दो, 3। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब आपने एक एडिशनल लेबर लेके आए हो, ठीक है, तो आपके टोटल प्रोडक्ट पे कितना असर पड़ा है। पहले प्रोडक्ट कितना हुआ था, 2, अब कितना बढ़ा है, 2 से कितना बढ़ गया, ये 3 यूनिट और बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब 9 से 5 माइनस कर दो तो कितना बढ़ा है आपका प्रोडक्शन, 4, ठीक है। 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 यूनिट से बढ़ा है, 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1, 12 में से अब जो 12 है वो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, और 11 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1। तो पहले वाले केस में तो क्या है, ये टीपी जो है और एमपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिक्रीजिंग रेट हो गया, फिर उसके बाद तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जो हमारा एमपी है वो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो है बनाना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो इसमें डायग्राम में क्या बताया गया है। अब यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे आप ले लो नंबर ऑफ लेबरर्स और वाई एक्सिस पे आप ऊपर वाले डायग्राम में ले लो टीपी। टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट, और नीचे वाले में आप ले लो वाई एक्सिस पे एपी एंड एमपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, और नीचे आपने लेना एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ लेबरर्स कितने थे, 1 से लेके 7 तक थे, तो यहां पर भी 7 तक बना लो और यहां पर भी 7 तक बना लो, 1-1 के गैप से। और आपके पास जो है टोटल प्रोडक्ट कहां तक है, मैक्सिमम 12 तक है, तो आप वाई एक्सिस पे 12 तक बना लो। और जो आपके पास जो एमपी है वो कितना है, मैक्सिमम 4 है, तो आप यहां पे जो है 4 तक आप यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हो। मैंने 6 तक ले लिए, चलो आप 4 तक बनाना चाहते हो तो 4 तक बना सकते हो। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर 3 स्टेज बनेगी, वो आपको पता ही है। 3 स्टेज मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी है। अब देखो कि यहाँ तक तो जो है आपका 9 तक तो प्रोडक्ट जो है अच्छे से स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन 9 के बाद फिर 11 हुआ ना। अब यहाँ पे तो देखो कि यहाँ पे तो 3 से बढ़ रहा था, फिर आगे 4 से बढ़ा, फिर आगे 2 से बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या है, घटती दर से, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आपकी पहली स्टेज है। फिर उसके बाद क्या है, मैक्सिमम जहां पे हो गया है, मैक्सिमम होने के बाद यानी कि जो प्रोडक्शन है वो तो उतना का उतना ही है। आपने लेबर तो फालतू किया, लेकिन आपका प्रोडक्शन तो उतना ही है, आपका प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा। तो यहां तक आपकी सेकंड स्टेज है। फिर उसके बाद जो है जब वो बिल्कुल ही घट गया, ठीक है, जब वो घटना स्टार्ट हो गया तो वहां पे क्या आ जाएगा, तो वहां पे आपकी थर्ड स्टेज है। इसी तरीके से आपने इसमें भी थर्ड स्टेज, 3 स्टेज बनानी है। अब देखो कि यहाँ पे किस तरीके से मैंने ये प्लॉट किया है कि जब यहाँ पे जो है लेबर जो है, लेबर जब 1 है तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है, 2। लेबर जब 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर है, तो पहले आपने ये बनाना है, जब लेबर 1 है
ठीक है। अब यहाँ पे जब लेबर 1 है तो प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, टोटल प्रोडक्ट 2। जब लेबर 2 है तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 5। जब लेबर 2 है तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 5 है यहाँ पर। जब लेबर 3 है तो टोटल प्रोडक्ट है 9। जब लेबर 3 है तो टोटल प्रोडक्ट है यहाँ पे 9। जब लेबर 4 है तो कितना है प्रोडक्शन 11। जब 4 है तो प्रोडक्शन कितना है 11। जब लेबर 5 है तो प्रोडक्शन कितना है 12, ठीक है। और जब लेबर 6 है तब भी 12 है, यानी कि यहाँ पे अपना मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब आपने एक्स्ट्रा लेबर लगाई तो आपका प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया है, घटना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कितना हो गया 7 पे 11 हो गया है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आपने ये सारे पॉइंट्स को मिला देना है। अब पहले क्या है, ये बढ़ तो रहा है बिल्कुल इंक्रीजिंग रेट से, फिर क्या है कि हाँ भाई ये इसको घटना स्टार्ट हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में वो तो गिरना ही स्टार्ट हो गया, यानी कि बिल्कुल ही फॉल हो गया वो। आगे क्या बनाना है आपने, एक्स एक्सिस पे वही नंबर ऑफ लेबरर्स और यहाँ पे एपी एंड एमपी बनाना है। अब इसमें एपी एंड एमपी में देखो कि जब लेबर 1 है, लेबर जब 1 है तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 2 है, ठीक है। जब लेबर 2 लगाई हमने तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया। जब लेबर आपने 3 लगाई तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 4 है। जब आपने लेबर लगाई 5 तो आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हो गया 2। अब जब आपने लेबर लगाई 6, जब आपने लेबर लगाई 5, जब आपका प्रोडक्शन कितना है 1 है, ठीक है। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 1 है। अब जब आपने लेबर लगाई 6, जब आपकी लेबर 6 हो गई तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया 0, ठीक है। और जब आपने लेबर लगाई 7 तो आपका बिल्कुल ही घट गया, तो आपका यहाँ पे आया है एमपी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एपी भी बना लेना है, ठीक है। एपी जो है इससे पहले नीचे है और फिर इसके क्रॉस करते हुए ऊपर से, यानी कि एपी जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो कि आपने क्या बनाना है। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एपी को फॉर्मूला है जो टोटल प्रोडक्ट को अगर आप लेबर से डिवाइड कर देते हो तो आपका एपी भी आ जाएगा। अगर आपको इसमें भी बना के देखना है तो आप देख सकते हो, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, ठीक है। तो टीपी का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे 3 स्टेजेस बतानी है आपने। अब जो है पहली स्टेज मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई थी, ये इंक्रीजिंग रेट है, फिर डिक्रीजिंग रेट है, फिर नेगेटिव है। अब यहाँ पे पहली स्टेज कहाँ तक है, पहली स्टेज आपकी 3 तक है। अब यहाँ पे ये जो है आपका लॉज ऑफ प्रोडक्शन में लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका फिक्स फैक्टर है यहाँ पे आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मतलब लेबर जो है वो बढ़ानी पड़ेगी तभी आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर आपने लेबर जैसे ही बढ़ाई, आपका प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर आपने फालतू में लेबर लगानी स्टार्ट कर दी जहां पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद लेबर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से जो है आपने आपकी थर्ड तक आपकी क्या है इंक्रीजिंग रेट है, फर्स्ट स्टेज है। फिर उसके बाद क्या है सेकंड स्टेज आपकी कहां तक है 6 पॉइंट तक है। फिर उसके आगे वाली जो है वो थर्ड स्टेज है। अब इसमें देखो ये किस तरीके से है, टीपी राइजेस एट इंक्रीजेस रेट, एमपी इंक्रीजेस। अब जब टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टीपी बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, तो एमपी भी तो बढ़ रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 से क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। यहां पर भी इसी तरीके से बढ़ रहा है ये, ठीक है। टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जब टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एमपी क्या स्टार्ट हो गया, वो तो एमपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी तो घटना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहां से 9 से 11 डिमिनिशिंग रेट से ही बढ़ रहा है, ठीक है। आगे 11 से 12, 12 से फिर यहाँ पे 12 ही आया है यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो अब ये क्या है एमपी जो है वो तो आपका घटना स्टार्ट हो गया। अब ये तो 4 था, 4 से 2 हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। 2 से 1 हो गया, 1 से बिल्कुल ही 0 हो गया। अब जब क्या बताया इसमें टीपी फॉल्स, एमपी फॉल्स नेगेटिव। अब जब टीपी जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम से कम होना स्टार्ट हो गया, तो अब एमपी क्या होने लग गया, एमपी तो बिल्कुल ही क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब जब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अब टीपी जो है फॉल होना स्टार्ट हुआ है और एमपी नीचे क्या हो गया है 0 हो गया है, मतलब नेगेटिव हो गया है। और जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है तब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एमपी 0 है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब
आगे क्या है इसमें रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अब इसका जो फर्स्ट फेज है, ये वाला जो इसका फर्स्ट फेज है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब टीपी बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो यही बताया ना पहले वाले में। अब ये ऐसा क्यों है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब देखो कि जैसे जैसे आपके पास जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो लैंड है, वो तो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है अब इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो जब ये लैंड जो फिक्स्ड रहती है, तो अगर ये लैंड जो है फिक्स्ड पड़ी ही है, ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर हम इसके ऊपर ज्यादा लेबर्स लगा लेंगे तो ये इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना स्टार्टिंग में, तो ठीक है, जितनी इसकी कैपेसिटी, अगर उतनी लैंड पे, अगर देखो जैसे किसान है, अगर वो उतनी लैंड पे काम करें जितनी वहां पे जगह है, अगर उतने किसान वहां पे, मान लो वहां पे उस जगह पे 5 इंसान काम कर सकते हैं, 5 जो फार्मर्स है वो उस जमीन पे खेती कर सकते हैं, तो वो क्या है, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन होगा फिक्स फैक्टर का। ठीक है, अब आगे क्या है, इंक्रीजेस एफिशिएंसीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इसमें क्या है, लेबर, तो उनका भी बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा, वो भी काम करेंगे। ठीक है, सेकंड फेज में क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब जितनी लैंड है बस हमारा उतना ये प्रोडक्शन कुल मिला के हो रहा है, अगर हम फालतू लगाएंगे तो हमारे लिए ही नुकसान है इसमें। थर्ड फेज में क्या है कि अब जितने लोग, जितनी वो लैंड है उतने, मतलब वहां पे फार्मर मान लो वहां पे काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा वहां पे लोगों की जगह नहीं है, अगर वो वहां पे लगे तो वहां पे वो काम बर्बाद करेंगे वहां का। तो वही हुआ कि जिस तरीके से वो लिमिटेशन है फिक्स फैक्टर की, अब लैंड तो बढ़ नहीं रही, इंसान बढ़े जा रहे हैं, यानी कि किसान जो है वहां पे फालतू में बढ़ रहे हैं, इतने लोगों की जगह तो है नहीं है, तो वो फालतू में क्या हो रहा है, अब जब वहां पे लोगों की जगह ही नहीं है, वो तो बातें मार के उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का जो हमारा जो पार्ट रह गया, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे इसमें क्या है, इंक्रीजेस रिटर्न टू अ फैक्टर। अब ये क्या है, फैक्टर वाला जो है ये टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान क्या करते हैं हम, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स में ही चेंज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब इंक्रीजेस रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या कहा गया है कि जो टीपी है, जो टोटल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीजिंग रेट से कब बढ़ता है। अब वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से कब इंक्रीज होता है कि जब एक सर्टेन फिक्स फैक्टर के साथ जो हमारे जो है, जो वेरिएबल फैक्टर है, अगर हम उनका ज्यादा यूज करते हैं तो जो हमारा जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, यानी कि जब हमारा इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब हम ज्यादा जो है वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड ही रहते हैं और जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज होते हैं, तो उसमें हम ज्यादा चेंज करके अपने टीपी को बढ़ा सकते हैं। जैसे लैंड है, ये फिक्स फैक्टर है, ये हर केस में 1 है। अब लेबर क्या है, लेबर को बढ़ा रहे हैं, लेबर को बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है। अगर 1 लेबर है तो 4 टोटल प्रोडक्शन, अगर 2 है तो 10, 3 है तो 18, 4 है तो 28, 5 है तो 40। अब इसमें हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं अभी तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा, पहले केस में सेम है, अगले केस में माइनस करके 10 में से 4, 18 माइनस 10, 28 माइनस 18 और 40 माइनस 28। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अगर टीपी इसमें बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में, तो हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें कॉजेस क्या है, इसके रीजन क्या है, इंक्रीजेस रिटर्न टू अ फैक्टर के जो हमारे जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर क्या है कि जो लैंड है, इस केस में क्या हो रहा है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जितने हमें लेबर काम करने के लिए चाहिए उतने लेबर हमने लगा दिए, अपना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। आगे क्या है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर कौन से है, लेबर, तो लेबर का भी बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका भी बढ़िया तरीके से यूज हो रहा है, वो भी अपने काम पे लग के अपना टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, अब लैंड का भी अच्छे से यूज हो रहा है, और लैंड के साथ लैंड के ऊपर जितने लेबर की जरूरत है हमने सिर्फ उतने ही लेबर लगाए हैं, तो दोनों में बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बढ़िया तरीके से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। आगे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। इसके अंदर क्या है कि जो वेरिएबल फैक्टर है हम उसका यूज करते हैं एडिशनल यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। अब इसमें क्या है, एमपी बढ़ता नहीं है, एमपी क्या है, एमपी कांस्टेंट रहता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब इसमें लेबर क्या है, 1 2 3 4 5, लैंड हर केस में फिक्स्ड ही है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अगर लेबर 1 है तो ये 5 है, 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 है तो 25 है तो 25। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट देखो 10 में से 5 माइनस किए 5,
ठीक है, पहले वाले केस में तो 5 है, 10 में से 5 माइनस के 5, 15 में से 10, 20 में से 15, 25 में से 20। तो हर केस में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे क्या है, कॉजेज, इसमें यानी कि इसके रीजन क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जितने हमें लैंड के ऊपर, जितने हमें जो श्रमिक थे, जो लेबर है, जितने चाहिए वो हमें मिल गए हैं। आगे क्या है, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लेबर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आगे क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अब किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। अब जो फिक्स फैक्टर है, मतलब कि एक सर्टेन फिक्स फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर जो है वो जरूरत से ज्यादा ही लगा रहे हैं। अब इस केस तक तो क्या था कि जितने चाहिए उतने ही हैं, इस केस में क्या चाहिए नहीं उतने, लेकिन एक्स्ट्रा दे दिए। लेबर जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, लैंड जो है वो हर केस में सेम है। अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है तो लेबर तो 5 प्रोडक्शन हो रहा है, 2 है तो 8, 3 है तो 10, 4 है तो 11, 5 है तो 11, 6 है तो 10। अब देखो कि एक पॉइंट पे यहां पे आके क्या हो गया, टीपी जो है वो मैक्सिमम, और फिर उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो क्या होता है, अगर हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट घट जाता है, ठीक है। अभी पहले केस में तो 5 है, अगले में से 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आया, 3 आया, यानी एक घटना स्टार्ट होएगा। अगर हम ज्यादा एडिशनल यूनिट्स को लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घट जाता है। एक केस में ये 0 भी हो जाता है, फिर उसके बाद माइनस में भी चला जाता है। ये कॉजेस क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। अगर हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर होता है ना, हमें उसमें भी चेंज करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखो लैंड तो उतनी ही है, ठीक है, हमारे लेबर बढ़ रहे हैं तो कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो फालतू में बैठे हैं, और औरों का भी जो है प्रोडक्शन जो है डाउन कर रहे हैं वो। तो यानी कि साथ साथ में जो है प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो लैंड है उसका जो टुकड़ा है, यानी इतनी सी लैंड है, इस लैंड में मान लो 5 लेबर काम कर सकते हैं, अगर हम उसमें 6, 7, 8 लगा देंगे तो कोई फायदा है, जब तक उसके अंदर हमारे पास और लैंड जो है साथ में ना जुड़ जाए। आगे क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन है। अब जो लैंड है, अब ये जो लेबर हमने लगा रखे हैं, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। अब आधी लैंड है हमारे पास और उससे ज्यादा अमाउंट में हमने लेबर लगा रखे हैं काम करने के लिए। तो ये है, तो फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम कर रहे हैं रिटर्न्स टू अ स्केल के बारे में डिस्कस। अभी हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, अभी हमने रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या सीखा था कि सिर्फ हमें वो होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, ये लॉन्ग रन पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग रन में हम अपने सारे वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स को चेंज करके अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर ना 3 केसेस आते हैं, इंक्रीजेस रिटर्न टू स्केल, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, जितना भी हम इनपुट जो है अब बढ़ाते हैं। अब इनपुट जितना भी हम बढ़ाएंगे ना, यानी कि इनपुट जितना भी हम लेते हैं उससे ज्यादा अमाउंट में हमारा क्या मिलेगा, हमें आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीजेस इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन एन इंक्रीजेस इन आउटपुट बाय मोर देन द प्रोपोर्शन। इसमें क्या है कि जितना हम इनपुट लगाएंगे उससे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जनरेट होगा। यानी कि जितने भी हम अपने फैक्टर्स को यूज करते हैं उसके लगाने से क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन हमें मिलता है। अब जैसे कि लेबर और कैपिटल में चेंज किया, अब हमें ना लॉन्ग पीरियड में काफी सारा टाइम तो होता ही है, हम अपने इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हमने लेबर और कैपिटल में चेंज किया 10%, ठीक है, तो आउटपुट में कितना चेंज आया। अब इंक्रीजेस रिटर्न टू स्केल है तो आउटपुट में ज्यादा चेंज आएगा। अगर लेबर और कैपिटल में 10% का चेंज हुआ तो आउटपुट में 15% का यानी कि 15% का चेंज होगा, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से होगा। अब इसमें क्या है, अगले वाले में ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होता है, व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीजेस इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन आउटपुट बाय सेम प्रोपोर्शन, यानी कि जितना हम इनपुट जो है बढ़ाते हैं, अब देखो जितने भी हमारे जो ये लॉन्ग रन के अंदर जितने भी हम सारे फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें हम बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन से यानी कि सेम अमाउंट में हम सारे फैक्टर्स में चेंज करते हैं। तो जितना हमने इनपुट लगाया उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा।
अगर लेबर और कैपिटल हमने 10% से बढ़ाई है तो आउटपुट भी हमें 10% बढ़ के ही मिलेगा। अब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जितना हमने इनपुट लगाया है उससे कम हमें क्या मिलेगा, उससे कम प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा आउटपुट। अगर हमने लेबर और कैपिटल का यूज किया 15%, ठीक है, तो अगर हमने इसको इतने रेट से बढ़ाया तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा 10% से, ठीक है, यानी कि हमें आउटपुट जो है इसमें कम मिला है। अब आगे देखो इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी क्या रीजन है इसके अंदर, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि इसमें क्या होता है, इंटरनल इकोनॉमीज बचते होती है ये, अगर ये जो है हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो है हमें ये वाली जो बचत होती है, ठीक है, यानी सेविंग्स हमें अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम टोटल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो होती है। ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि हमें ये नहीं है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तब हमें ये होंगी ये बचते, नहीं, ये अगर कोई और मार्केट में कोई और इंडस्ट्रीज में जो है अब जो फर्में हैं अब नई नई ग्रोथ कर रही हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से हमें होती है। अब इसमें क्या है, टेक्निकल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, यानी कि जैसे जैसे जो फर्म है वो ग्रोथ करती है, जैसे जैसे वो अपना साइज जो है वो बड़ा करती है, स्केल का मतलब क्या होता है, साइज, ठीक है, जैसे जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपना साइज बड़ा कर लिया, ठीक है, एक्सपेंड किया अपना बिजनेस, तो उतने ही हिसाब से वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगी तो बेटर वे से प्रोडक्शन होगा। लेबर इकोनॉमीज, अच्छे लेबर रखेगी, वो अच्छे लेबर को अब वो क्या करेगी, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देगी, उनका अलग अलग काम डिसाइड कर देगी। आगे क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमीज, यानी कि उसमें अच्छे स्टाफ को रखेगी, अच्छे मैनेजर्स को रखेगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमीज, यानी कि उनके पास एक तो फंड्स पहले से ही होगा, और अब देखो जो फाइनेंशियल इकोनॉमीज में क्या लिखेंगे हम कि जो हमारी जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उसमें क्या होता है, जो बड़ी फर्म है उसमें क्या है कि हर कोई जो है अपना लोन वगैरह देने के लिए तैयार रहता ही है, इसलिए लोन मिल जाता है उनकी गुडविल की वजह से। आगे क्या है, इकोनॉमीज ऑफ परचेज एंड सेल, अब वो क्या करती हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में जो है अपना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर लेती है, जितना ज्यादा वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी उतना ही ज्यादा उसको सस्ता मिलेगा, तो उसको ये बचत होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, जितनी बड़ी फर्म होगी उतना ज्यादा वो रिस्क उठा सकती है, जितना ज्यादा वो रिस्क उठाएगी उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। आगे क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो इकोनॉमी है वो क्या है, अलग अलग जगह पे हमारी जो है इंडस्ट्रीज जो है सारी सेटअप है, अब वो दूसरी इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है तो उसकी वजह से सभी को बेनिफिट होता है। जैसे हमें अच्छे जो है ट्रांसपोर्ट के जो है मीडियम हमें अवेलेबल होते हैं, कम्युनिकेशन की अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ठीक है, ये सारी बचत हमारी को होती है। नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है, ठीक है, अगर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है एक ही एरिया में अच्छा काम करने के लिए अच्छा प्रोडक्शन कर रही है तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे मैगजीन्स वगैरह मिल जाती है, हमें इसमें जो है परचेज जो है प्राइसेस वगैरह डिसाइड करने में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से हमें ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये सारी बचत जो है हमें होती है। और इसके कॉजेस क्या है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल डिस इकोनॉमीज और ये क्या है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। अब इसमें क्या है, ये तो क्या होता है कि अगर कोई और जो फर्म वगैरह होती है मार्केट में, ऐसे ऐसी नई नई इंडस्ट्रीज जो हैं ओपन हो जाती हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे ही जो है लड़ाई झगड़े वगैरह होने लग जाते हैं, तो इस तरीके के इश्यूज होते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में जैसे ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन वगैरह जो है बढ़ जाता है फैक्ट्रीज वगैरह लगाने से, तो ये सारा नुकसान जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।